स्वागत है आपका। खानी कुर्सी की देख रहे हैं हम, यहाँ विजय चौक पर मौजूद है। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। बैंकॉक में और म्यांमार में बड़ा नुकसान भूकंप की वजह से हुआ है। 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है 11:50 लोकल टाइम, और उसकी वजह से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस वक्त थाईलैंड की, बैंकॉक की, वो तो खौफनाक तस्वीरें हैं। इमारतें गिर गई हैं, सड़कों में दरारें आ गई, सड़कें फट गई हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग गिर गई हैं। ये आप और लोगों में कैसी दहशत है वो आप देख सकते हैं। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि वाकई बड़ी खबर है। जैसे ये आप देखिए, बिल्डिंग एक तरीके से झूल रही है और ऊपर स्विमिंग पूल का पानी जो है झरने की तरीके से बह रहा है। क्रेन लगी हुई है ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर क्रेन गिर गई। पूरे शहर, पूरे देश से ऐसी खबरें कमोबेश आ रही हैं, हर हिस्से से। चीन भी, उसका भी एक हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है। ये देखिए आप, ऊपर एक बिल्डिंग क्रेन लगी हुई थी, वो कैसे गिरी है। ये रिपोर्ट बता रही कि चाइनीज अथॉरिटीज वार्न कर रही हैं कि सुनामी भी आ सकती है। ये सुनामी तो आएगा ना, सीसीटीवी के हवाले से ये रिपोर्ट है। सुनामी तो भूकंप से ही आती है। ये उसके साथ और खतरनाक, जिसको सुनामी तो भूकंप से ही सुनामी आती तो है। होता ही है, उसका एक आफ्टर इफेक्ट, मतलब उसका एक आफ्टर इफेक्ट उसके साथ जुड़कर जो है। और ये वो बता रहा है कि उस पूरे इलाके में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं, यहाँ तक कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स भी हैं, वो भी कोलैप्स हो गई हैं। ये सीसीटीवी की रिपोर्ट है, जो चाइना का सीसीटीवी, जो ऑफिशियल सीसीटीवी, हाँ वो सीसीटीवी एक ही है नेटवर्क। खैर, बड़ी खौफनाक तस्वीरें, बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर हम लोग लौटेंगे, कुछ और अपडेट आता है तो फिर आपको दिखाएंगे तस्वीरें। फिलहाल हम लोग जो यहाँ बात कर रहे थे, भारत में आज एक बड़ा दिन है, ईद आने वाली है, और आज उससे पहले आखिरी रमज़ान का जुमा है, जब शुक्रवार को मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ी जाती है। और इसको लेकर कई जगहों पर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने भी कह रखा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ताकि कहीं भी कोई माहौल ख़राब ना हो। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की थी कि आज लोग वक्फ बिल के खिलाफ विरोध जताने के लिए काली पट्टी बांधकर अपने हाथों पर, बाजुओं पर, वो आज नमाज पढ़ें, लेकिन उसका कोई असर सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो ज़रूर आपको कोई ब्लैक बैंड पहने हुए दिखाई दिए। अब जैसे ये तस्वीर हैदराबाद से आ रही है, सदुद्दीन ओवैसी शायद जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ की ये तस्वीर है। और ये भी इसके बाद तकरीर करते हैं, तो देखिए ये क्या कहते हैं। इससे पहले वक्फ बिल पर ये कह चुके हैं कि अब बड़े प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बड़े लेवल पर मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन जो है वो जताना होगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी इसका है। उन्होंने, अच्छा, ओवैसी साहब काली पट्टी बांध कर आए हैं, लेकिन आम मुसलमानों में इसका कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं, इसको यूं देख लीजिए। वक्फ कर हम लोग कह रहे थे कि नीतीश और नायडू क्यों हिल नहीं रहे, सीधा सीधा ये चित्र बता रहा है क्यों नहीं हिल रहे। जितने लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने लोग हैदराबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने लोग पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो जहां नमाज पढ़ने गए होंगे आज, वहां काली पट्टी है। उसके अलावा जब हम कहते हैं क्या आम मुसलमान काली पट्टी बांध के जा रहा है, तो उसको न वक्फ से लेना देना, क्योंकि वक्फ ने उनके जीवन में कोई बेहतरी नहीं की। और ये एक पूरी तरह से रिलीजियस दिन है, ये धार्मिक दिन है, ये मजहब के लिए समर्पित दिन है, ये रमजान का दिन है, जहां आप कहते हैं संयम हो, वहां आप काली पट्टी, आक्रोश, जहर, घृणा, इसको आप जगह दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM जैसी पार्टियां, ये मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि मुसलमान जुमे के दिन उनका प्रतिकार कर रहा है। ये बड़ी खबर ये है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वक्फ पर जो डिबेट हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, ये अमीर मुसलमान बनाम गरीब मुसलमान, अशराफ बनाम पसमानदा की लड़ाई है। और इसीलिए जब आप कहते हैं क्या नीतीश कुमार दबेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू अपना निर्णय बदलेंगे, क्या,
इसीलिए वो बदलते हुए नहीं दिखते हैं। और अच्छा है कि मुसलमान काली पट्टी नहीं बांध रहा है, इनके चेहरे पर काली पुत रही है, क्योंकि ये धार्मिक उसमें ये अपना राजनीतिक एजेंडा घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में ये भी बात होनी चाहिए, जो संस्थाएं हैं जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई बाहर से आकर देखे तो उसको लगेगा अच्छा ये कोई भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली है, उनके निजी कानूनों के इस्लाम को उसका पालन कराने वाली कोई संस्था है। क्या है संस्था ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? नहीं देखिए, ये जो है AMPLB जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलते हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इतना एक बड़ा दर्जा दे दिया। वो कोई उस तरह की रजिस्टर्ड पार्टी या मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए कोई नियंत्रण करने वाली पार्टी बोर्ड नहीं है। वो एक बोर्ड बना हुआ है जिसको लोग मान रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी बात इसलिए जब ये बात कहते हैं ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फतवा दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फतवा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। हाँ, वो तो एक अपील उन्होंने की है, बोलचाल की भाषा में हमने कहा। अपील। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो अपील के तौर पर उन्होंने कहा, और ये मौका नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि अलविदा जुमा की जो नमाज है वो बड़ी महत्वपूर्ण नमाज होती है रमज़ान के हिसाब से, त्यौहार का मौका है, जलसे का मौका है। उस समय विरोध जताने के तो बहुत मौके आते रहेंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम राजनीतिक दल प्रदर्शन करके अपना विरोध जताते रहे हैं। तो आज का मौका था कि उस पर, लेकिन ये इन संस्थाओं के लिए सर आज लिटमस टेस्ट का दिन था ना, इन्होंने तो अपील जारी कर दी। नहीं, अब दिखाई दे रहा है कि विदेश में कोई लिटमस टेस्ट नहीं मानता। यदि आप नहीं, मैं इसको लिटमस टेस्ट नहीं मानता, ये उनकी गलती मानता हूँ कि ऐसे मौके पर विरोध प्रदर्शन की अपील करना। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि वक्फ बिल के समर्थन में मुसलमान हैं, तो फिर आप थोड़ा सा गलत तरीके से सोच रहे हैं, या उसको ठीक नज़रिए से आप नहीं देख रहे। उनको तो ये लगा होगा ना कि आज चलिए हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा मुद्दा जो है मुसलमान उनको लगा होगा। लेकिन यदि उनको नहीं लगा ये मुद्दा, तो आपको भी ये लगने में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि इसको आप समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ नहीं है आम मुसलमान। तो मेरे हिसाब से राजनीतिक तौर पर ये समझ ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन विजय सर, ये समझ ठीक नहीं है ये आप कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको, ये तो शांतिपूर्ण था ना, ये तो सबसे आसान तरीका था, न कहीं मजलिस जुटानी थी, न कहीं तकरीर करनी थी, काली पट्टी बांधनी थी। अगर वो भी मुसलमान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, कुछ एक तो ये कि वो त्योहार का मौका है, वो त्योहार मना रहे हैं अपना, और अलविदा जुमा की जो नमाज है वो आप कह रहे हैं जब वक्फ, और मेरे ख्याल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको उस तरह से मैनेज ही नहीं किया। आप ये कह रहे हैं जब वक्फ के नाम पर प्रदर्शन करने की कॉल जाएगी तब आप तो लोग निकल सकते हैं। देखिए विजय जो कह रहे हैं बात, पहली बात तो ये अपील है। फतवा अलग चीज़ है। फतवा तो किसी रिलीजियस इशू में जो सवाल पूछा जाता है किसी मुफ्ती से या उलेमा से, उसका वो व्याख्या करता है शरीयत के हिसाब से या इस्लाम के कानूनों के हिसाब से। दरअसल क्या है कि एक तो अचानक आपने जारी की, क्या वो मैसेज पहुंचा नीचे तक? वैसे ही मुसलमानों में शिक्षा और संचार साधनों का वैसा प्रसार नहीं है जितना कि बाकी जगह है। लेकिन इसके अलावा कि त्यौहार है, कई बार लोग कहते हैं भाई क्यों, जैसे कि आप किसी अपील कर दिए दिवाली में दीप नहीं जलाएं, कितने लोग मानेंगे इसको? विरोध में ना जलाएं, कितने लोग माने? कुछ लोग मानेंगे, ज़्यादातर लोग नहीं मानेंगे कि भाई तो हमारा त्यौहार है। ये तो अपने आप को सारे मुसलमानों का खैरख्वाह मानते हैं ना। नहीं, मानने के लिए, जैसे विश्व हिंदू परिषद अपने को सारे हिंदुओं का खैरख्वाह मानती है। मानने के लिए कोई कुछ भी मानता रहे, लेकिन क्या है, क्या सवाल ये है कि एक मुसलमान हो या हिंदू हो, एक इंडिविजुअल भी तो है, उसकी अपनी सोच भी तो है। कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि किसी ने कह दिया। हाँ, कभी भावनात्मक मुद्दे ऐसे आते हैं कि लोग उस पर जमा होते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन हर समय रिएक्ट करें ये भी थोड़ी है। आज तो उनका आखिरी अलविदा की नमाज है, उनको शायद लोगों को लगा होगा कि ये मौका नहीं है इस चीज़ का, और ये तो इनको भी रीथिंक करना पड़ेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समस्या क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपने को मानता है मुसलमानों का होल सोल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो है नहीं। वो एक पर्सनल लॉ बोर्ड की पर्सनल लॉ दल उनको ज़्यादा राजनीतिक दल इसलिए बनाते हैं, उनको लगता है कि भाई इनके कॉल पर मुसलमान वोट देता है। लेकिन ये वो जमाना गया जब इनकी कॉल पे वोट देते थे या देते रहे होंगे कभी। अब तो मुसलमानों में भी नौजवान, पढ़े लिखे, तमाम लोग, महिलाएं, सबका वोटिंग पैटर्न अलग अलग हो गया है। हम तो ये मतलब सीधी सी बात है, क्या आज जो ये प्रदर्शन या विरोध जताने के लिए कॉल दी गई थी कि काले पट्टी बांध करके आओ, क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम मुसलमान इस मुद्दे से कितना खुद को जुड़ा हुआ मान रहा है या अपना मुद्दा मान रहा है? देखिए, तय कि वक्फ का वक्त चला गया है। अब आम मुसलमान उसके साथ नहीं है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से कहा था कि भाई काली पट्टी लगा कर आना इस पवित्र दिन के दिन, जितना रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, और इतने पवित्र दिन के उन्होंने जिस तरीके से इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि हम मुसलमानों से काली पट्टी बंधवाएंगे और इस सरकार को और केंद्र सरकार को और तमाम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए इतने पवित्र दिन में हम किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहली बार एक्सपोज नहीं हुआ है।
पहले भी वो तमाम तरीके की जो गुजारिशें कर चुका है, कई अपील कर चुका है मुस्लिम समाज को, लेकिन मुस्लिम समाज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। एक छोटा सा तबका है जो उनकी बात मानता है, बहुसंख्यक मुसलमान उनकी बातों से कोई बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। आज ये फिर से प्रूव हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अब वक्फ के लिए मुसलमान भी इस बात को मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि अब ये जाने वाला है, तो उन्होंने भी इसे समझौता कर लिया है। और चूंकि ये बहुसंख्यक मुसलमान है जो उनसे लेना देना इसका कुछ नहीं है, गरीब मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो एक बहुत प्रभावशाली, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली है, जो अपने समाज में बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनका ये एक सिंडिकेट है जो बिल का विरोध कर रहा है या इसकी जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है। आम मुसलमान तो मुझे लग रहा है खुशी हो रहा है कि इनके हाथ में रहने से बेहतर है कि केंद्र थोड़ा इंतजार सरकार करना करे चाहिए। तो गरीब मुसलमानों का भला हो उसके नमाज अंदर। पढ़ के जब लोग बाहर निकलते हैं तो पता चलता है अंदर बात क्या की गई, क्योंकि जो आज जो ये कम्युनिटी प्रेयर होती है उसके अंदर तकरीरें भी होती है मस्जिदों के अंदर, तो वो भी पता चलेगा अभी जब लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरा मुद्दा आज था, जैसे यूपी में कई जगहों पर ये था पुलिस की तरफ से कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली कि कहीं कोई ऐसी जिद की गई हो या कहीं कोई प्रशासन के आदेश की अवहेलना हुई हो। जयपुर में आपने एक तस्वीर देखी, पूरी सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ प्रशासन का आदेश नहीं रहा होगा, ऐसा यहाँ व्यवस्था की गई होगी कि भाई यहाँ पर अलाउ किया जाता है लोगों को सड़क पर आकर। तो जयपुर की जो नमाज जामा पढ़ने के लिए। मस्जिद है जी, वो बीच शहर में है, ये तस्वीर। जौहरी बाजार में है। हाँ, तो वो ये पुराना शहर है। पुराना शहर है और जौहरी बाजार है, वहाँ पर वो मस्जिद है। जामा मस्जिद की जगह ही नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा ही वो पूरी सड़क का जो एक हिस्सा है बड़ी चौपड़ से और एक चौराहे तक बाजार के करीब करीब 100-200 मीटर का, उस जगह को रोक कर, उसके भी एक साइड रोक के, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ की जो वसुंधरा राजे के समय बहुत अच्छा डिसीजन हुआ था। जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तब वसुंधरा राजे ने कहा था कि आप सड़कों पे इस तरह से ट्रैफिक डिस्टर्ब मत करो, दुकानें ये बंद देखिए, आप होती है। इसमें सड़क की एक आप तरफ मुझे खाली है, आप कीजिए कितने लोग आना है, एक बड़ा मैदान, एक बड़ा सेंटर आपको हम अलॉट कर देते हैं, सब लोग वहाँ पर जाके अपनी नमाज अदा करें, न सड़क बाधित होगी न दुकानदार बाधित होंगे, और आपको हम बड़ा स्टेडियम है वो अलॉट करते हैं। जितने लोगों को मस्जिद में जगह नहीं मिल पा रही है वो स्टेडियम में चला जाए, बड़े दो दूसरे सेंटर्स हम उसमें आपको जगह देंगे, आप वहाँ ऑर्गेनाइज करो। और वसुंधरा ने ये किया था। तो मुझे लग रहा है कि अगर लखनऊ में या देश में कहीं आपके पास जगह कम है मस्जिद में, तो आप सरकार से पहले कह दीजिए कि साहब हमें जगह अलॉट कर दीजिए, सरकार आपको बड़ी जगह अलॉट कर देगी, आप वहाँ अपने आराम से नमाज पढ़िए। ट्रैफिक का, आवाजाही का, कहीं कोई क्लैश ना हो, ये तो उसको मैनेजमेंट का मामला है। का है। ये जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन मामला का जैसा रुख हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला जो हो ये जाए। स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन का मसला है, वहाँ उनकी कानून व्यवस्था का मसला है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से, अपने शहर की तासीर के हिसाब से ये फैसला कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे कोई सेट नियम नहीं हो सकते कि हालांकि इस पर क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं, एक बयान ऐसा था जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जयंत चौधरी का। अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अब तो एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने इसको कहा है ऑर्वेलियन पुलिसिंग हो रही है, मतलब बिग ब्रदर टाइप एटीट्यूड है पुलिस का ये, कि कोई सड़क पर नहीं आएगा, कोई छत पर नहीं जाएगा। जयंत जी किस देश में है अभी? आप ही के देश में है, आप ही आज पार्लियामेंट में, और किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी वो सहयोगी हैं, तो क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? अगर उनकी सांस तक पर नियंत्रण हो गया है, ये अतिरेकी विचार दिखाकर न्यूट्रल दिखने की कोशिश करना, निष्पक्ष दिखने की, आप साफ साफ कहिए ना, बड़ा सीधा सा मसला है। सड़क पर नमाज या कोई भी ऐसी चीज, मैं पहले दिन से कहता हूं, इसको तो आधुनिक युग में समाप्त करना पड़ेगा। छत पर क्यों कहा, कानून व्यवस्था की दृष्टि से उस पर बात हो सकती है, लेकिन आप कहें ये ऑर्वेलियन, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, है, ये बड़ा विचित्र है। कोई उपन्यास आज लिख दिया जाए। हमारे रिपोर्टर्स ने डीएम, एसडीएम, एसएसपी सबसे कैमरे पर बात की और ये छत वाली बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारी तरफ से कोई आदेश तब नहीं है। बताइए, ये भी एक छत पर आदेश नहीं कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा रूल नहीं ये हवा चली कैसे छत की? बातों नहीं, वो तो होता है, अफवाह कहीं से भी कहीं ये फिर फैल गलती, जाती है। फिर ये गलती फिर मीडिया की है कि जो बिना कंफर्म किए, बिना प्रशासन से पुष्टि किए आपने छत का चला दिया। गलती होती है। नहीं, सारी नहीं, ये तो जिम्मेदारी की बात सर, है। यूपी में एक और दूसरा मामला बड़ा बनता जा रहा है और वो यहाँ हमारे पीछे पार्लियामेंट में भी उठ गया है मामला। ये जो महाराजा राणा सांगा को लेकर जो विवाद हुआ, उनको गद्दार कहा समाजवादी पार्टी के सांसद ने, और उनके घर पर फिर करनी सेना के लोगों ने, राजपूत एक सेना है, उससे हमला कर दिया। अब इसको दलित पर हमले के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी ने ये कहा था और आज कांग्रेस पार्टी ने उस पर अपना सुर में सुर मिला दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में कहा है कि ये तो दलित पर हमला और दलितों का अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मायावती इसके ठीक उलट कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपने निजी स्वार्थ और राजनीति के लिए दलितों को आगे कर रही है, नुकसान दलितों का होगा, वो इस चक्कर में ना फंसे।